अच्छा, हमने रेजिस्टेंस की डिफरेंट टाइप्स पढ़े थे, विच में जिसमें हम लोगों ने टाइप्स तो नहीं, फॉर्मूलाज पढ़े थे। V इज इक्वल टू आई आर, दैट वाज फॉर ओम्स लॉ। एंड देन हमने ईएमएफ का पढ़ा था कि ईएमएफ जो है वो सीरीज में क्या होती हैं, ऐड होती हैं, एंड पैरेलल में क्या होती हैं, वो सेम होती हैं। इनकी डायग्राम्स हमने कैसे बनाई थी? V इज इक्वल टू आई आर के लिए हम लोगों ने कहा बैटरी अटैच्ड है, एक बल्ब है, एंड जो बिगर लेग होती है वो किसको शो करी होती है, पॉजिटिव को, किसको शो करी होती है, नेगेटिव को। एंड करंट की मूवमेंट हमेशा कहाँ होती है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। एंड इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट कहाँ से होती है, ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। एंड वोल्ट मीटर यानी वोल्टेज चेक करने के लिए हम लोग कहाँ पे अटैच करते हैं, ऑलवेज पैरेलल। और एमीटर कहाँ पे अटैच होता है, सीरीज में। और ये वाला जो पोर्शन था जहाँ पे बैटरीज आपस में एडअप होती हैं, E1 E2 E3 ऐसे बनता था। और इसके लिए E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E3 गो समथिंग लाइक दैट। ठीक है। इनके बेनिफिट्स भी हमने डिस्कस कर लिए थे। इसमें क्या होता है कि इफ वन सेल जो है वो स्टॉप वर्किंग, रेस्ट ऑफ द सेल विल कीप ऑन वर्किंग। इसमें क्या होगा, अगर एक भी सेल खराब हो जाएगा तो पूरा सर्किट जो है वो ऑफ हो जाएगा। फिर हमने सीरीज रेजिस्टेंस को कैसे शो करते हैं, हमारे पास इस तरीके से। अगर हम इनको ऐसे साइड बाय साइड अटैच करते हैं तो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस कितनी इक्वल होती है, सम ऑफ रेजिस्टेंस के। और अगर हम इसको पैरेलली अटैच करते हैं, दैट इज एंड टू एंड अटैच करते हैं, तो इट गोज समथिंग लाइक दैट। ये तो था हमारा सारा प्रीवियस पोर्शन। अब हमने आना है कि जो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेजिस्टर्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं और उनकी फर्दर ऑन इक्वेशन क्या होती है। ठीक है। ओके। स्टार्टिंग विद द, ये तो नॉर्मल रेजिस्टर था। ठीक है, अभी हम जो डिस्कस करते हैं नॉर्मल रेजिस्टर। रेजिस्टर कंपोनेंट होता है, रेजिस्टेंस उसकी प्रॉपर्टी होती है, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है। एंड रेजिस्टेंस से बल्कि हमने एक और फॉर्मूला भी किया था, व्हाट वाज दैट? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। हम्म। दैट इज कि जितना ज्यादा लेंथ होगा उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी, जितना ज्यादा एरिया होगा उतनी लेस रेजिस्टेंस होगी। Cause now bigger the area, more will be the space for the electrons to pass through the circuit. फिर हम लोगों ने आज डिस्कस करना है थर्मिस्टर्स को, रिलेज को, डायोड्स को, फिलामेंट बल्ब और उनके ग्राफ तो हमने कर लिए थे ना। ये किसका था, ओमिक डिवाइस का। डायोड का कैसे होता था हमारे पास, और फिलामेंट बल्ब का कैसे होता था। ठीक है। जी। अच्छा, थर्मिस्टर लेस डायोड, हमारे पास एलडीआर आएंगे, एंड पोटेंशियल डिवाइडर आएगा, एंड हमारे पास वेरिएबल रजिस्टर आएगा। रिले एक स्विच है, बाकी सब जो है रेजिस्टर्स की टाइप्स है। ठीक है। रिले इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच, आपको इसको याद करना पड़ेगा। ओके। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच जो कि लो इनपुट करंट के अगेंस्ट हाई आउटपुट करंट, हाई करंट सर्किट को ऑन करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का कॉन्सेप्ट ये रखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच होता है एंड ये लो इनपुट करंट के अगेंस्ट हाई आउटपुट करंट सर्किट्स को ऑन करता है। जैसे अगर हम लोग डिस्कस करें तो जो हमारे पास वो होते हैं फायर अलार्म्स होते हैं,
और फायर अलार्म खुद तो एक मिनिमम सी बैटरी के साथ ही अटैच होता है, लेकिन फायर अलार्म जब एक्टिव होता है तो वो क्या करता है, पूरी बिल्डिंग के वाटर सिस्टम को क्या कर देता है, ऑन कर देता है। तो इस तरह के सिस्टम्स के अंदर जो स्विचेस यूज होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास, रिलेज होते हैं। और वो बेसिकली क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच होते हैं। अंडर नॉर्मल कंडीशन करंट फ्लो नहीं कर रहा होता, जैसे ही एक कंडीशन, पर्टिकुलर कंडीशन जो है वो फुलफिल होती है, करंट फ्लो करेगा एंड हमारे पास जो है वो सर्किट क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ठीक हो गया। अब स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट रेजिस्टर विच इज थर्मिस्टर। थर्मिस्टर को हम लोग नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट भी कहते हैं। नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट मींस के अगर हम नॉर्मल रेजिस्टर की बात करें तो नॉर्मल रेजिस्टर हमने डिस्कस किया था कि रेजिस्टेंस क्यों होती थी, रेजिस्टेंस अकर ही क्यों होती थी एट द फर्स्ट प्लेस, Oh, बताइए। are you asking me a question? या Uh, because of the electrons moving और व्हेन दे कोलाइड विद द, each other, atoms. हाँ, तो व्हेन दे कोलाइड विद ईच अदर एंड विद द एटम्स ऑफ द लेटेस्ट, तो हमारे पास क्या होती है, रेजिस्टेंस अकर होती है। एंड रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर का हमारे पास क्या था, डायरेक्ट रिलेशनशिप था। और हमने ये कहा था कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है। एंड क्यों रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है, बिकॉज व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस एटॉमिक वाइब्रेशन जो है वो इंक्रीज होती थी। एंड सो इज द क्या कहते हैं, हमारे पास रेजिस्टेंस इंक्रीज होती थी। अब थर्मिस्टर्स जो हैं ये स्पेशली डिजाइन रेजिस्टर्स होते हैं जो कि हाई टेम्परेचर पे लो रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं। ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल रेजिस्टर क्या करेगा, आप टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी। लेकिन जो थर्मिस्टर्स होते हैं, थर्मिस्टर्स का काम ये होता है कि व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस देयर रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। ये नॉर्मली यूज होते हैं टेम्परेचर सेंसिटिव सर्किट्स के अंदर। टेम्परेचर सेंसिटिव सर्किट्स कोई भी हो सकता है, कंपनीज वगैरह में, इंडस्ट्रियल एरियाज के अंदर, वेयर वी हैव टू नोटिस द टेम्परेचर के एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रीच होने पे ही हमारा सिग्नल ऑन हो। फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग के 1000 डिग्री से ज्यादा नहीं मेरे कंटेनर का टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए, मैं वहां पे कौन सा थर्मिस्टर अटैच करूंगा कि 1000 डिग्री के बाद करंट को फ्लो होने देगा। थर्मिस्टर का बेसिकली काम ये होता है कि अनटिल अनलेस दैट टेम्परेचर इज रीच्ड, ये करंट को आगे फ्लो नहीं होने देता है। ठीक है। Oh, okay. इतना हाई रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं कि अनटिल अनलेस दैट टेम्परेचर इज नॉट रीच्ड, आगे करंट नहीं जाता। जैसे ही वो टेम्परेचर रीच होता है फौरन से उसकी रेजिस्टेंस क्या होती है, लो होती है। और जब रेजिस्टेंस लो होती है तो हमारे पास करंट क्या करता है, फ्लो करता है। so these are negative temperature coefficients, which means their resistance decreases with the increase in temperature and they are normally used in temperature sensitive circuits। ठीक है। और इनकी जो रेजिस्टेंस होती है वो जो है लीनियरली चेंज नहीं होती है। ठीक है। दैट्स वाई ये ज्यादा एक्यूरेट, हम लोग इनको ज्यादा हम लोग जो है एक्सपेंसिव सर्किट्स के अंदर यूज नहीं कर सकते इनको। वी हैव टू बी केयरफुल व्हाइल यूजिंग इट इन सम एक्सपेंसिव सर्किट, बिकॉज इनकी टेम्परेचर के अगेंस्ट लीनियरिटी नहीं होती। विच मीन फॉर एग्जांपल इफ वी से कि जी अगर हमारा 10 डिग्री से टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो 1 ओम रेजिस्टेंस डिक्रीज होनी चाहिए, 20 हो तो 2 ओम डिक्रीज हो। इसमें लीनियरिटी नहीं अक्सर होती। ठीक है। Okay. थर्मिस्टर हो गया। थर्मिस्टर के बाद हमारे पास जो आते हैं डायोड्स आते हैं। डायोड्स हमारे पास क्या होते हैं, हम लोगों ने प्रीवियसली भी डिस्कस किया था। डायोड्स आर डिवाइसेस which allows current only in one direction। ठीक है। Hmm. अब डायोड को हम ऐसे भी शो, अच्छा मैं कंपोनेंट की शेप जो डायग्राम सर्किट के अंदर ना एंड में ही दिखाता हूँ आपको, सारी की सारी कैसे होती है, मैं जो बनना खुद नहीं बनानी कोई। अब जब हम इसको सर्किट में अटैच करते हैं, इसको हम कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। जो अगर हमारे पास करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, ठीक है, पॉजिटिव साइकिल एंड नेगेटिव साइकिल। बस करंट में डायरेक्शन चेंज करता है ना जनरेटर। आपने एसी और डीसी का वर्ड तो सुना होगा।
घर के अंदर, क्या? या डिवाइसेस के ऊपर एसी या डीसी लिखा हुआ देखा है कभी आपने? जी। एसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज। ठीक है, तो एसी का मतलब ये होता है कि ऑल्टरनेट करता है बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइकिल। ठीक हो गया। तो हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करता है? डायोड ही होता है बेसिकली, वो डायोड ही होता है, उसमें सिंगल डायोड यूज होता है। इट ओनली अलाउस करंट टू फ्लो इन वन डायरेक्शन। तो वो क्या करेगा? सिर्फ इन पीक्स को जो है वो पास आउट होने देगा, इनको कैंसिल आउट कर देगा। ठीक है, Oh, तो हमारे पास जो आउटपुट क्या आएगी, हमारे पास आउटपुट ऐसे आएगी। mm. ठीक है। अब दिस इज डिसएडवांटेजेस टू अस, व्हाई? बिकॉज इसका हाफ साइकिल तो क्या हो गया, कट डाउन हो गया, और ये किस में चला गया? वेस्ट एनर्जी की फॉर्म में। देन वो इंट्रोड्यूस्ड अ सर्किट जिसको हमने कहा फुल वेव रेक्टिफायर, विच विल अलाउ, जो है वो इस पीक्स को भी क्या करेगा, फ्लो होने देगा, और हमारे पास इस तरह की वेव फॉर्म आएगी। फिर आगे हम लोग जो है वो फिल्टर्स लगा के जस्ट पीक्स को पिकअप करते हैं। जब पीक्स को पिकअप करेंगे तो हमारे पास ऐसे फॉर्म आ जाएगी। और जब हम मजीद फिल्टर्स लगाएं, कैपेसिटर्स लगते हैं बेसिकली। कैपेसिटर का वर्ड सुना हुआ है कभी? Yeah. तो कैपेसिटर्स बेसिकली फिल्टर्स में यूज होते हैं, तो वो फिर इन पीक को फर्दर स्मूथ करते हैं, तो ये मेरे पास डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। अब हमारे सिलेबस का ये पार्ट नहीं है कि हाउ दीज वर्क, बट मैं फिर भी आपकी फर्दर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है उसमें सिंगल डायोड यूज होता है। जो हमारे पास ये जो बार होती है, ये नेगेटिव साइड ऑफ द डायोड को शो कर रही होती है, और ये जो ट्रायंगल होती है पॉजिटिव साइड को इंडिकेट कर रही होती है। जब हम इसको सर्किट में अटैच करेंगे और यहाँ से हम लोग ऑल्टरनेटिंग सिग्नल देंगे, ऑल्टरनेट, जब हमने पहले तो बैटरीज ऐसे अटैच की थी ना, ऐसे बार्स वाली, ये Mm. डायरेक्ट करंट होता है हमारे पास। ठीक है, जब हमने डीसी बैटरी को शो करना है तो ऐसे शो करते हैं, और जब हमने एसी को शो करना था तो ये वाला साइन बनाते हैं ऐसे, ऑल्टरनेट वाला। Oh. ठीक है। अब जब हमारे पास ये पॉजिटिव साइकिल आएगा, अच्छा, डायोड सिर्फ तभी कंडक्ट करता है जब डायोड का पॉजिटिव पॉजिटिव से अटैच हो और नेगेटिव नेगेटिव से अटैच हो। अब ये बात बहुत गौर से सुनना। ठीक है, जब Mm. हमारे पास फर्स्ट साइकिल आएगा, ये वाला पोर्शन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा और यहाँ पे क्या होगा हमारे, मैं उसको और कलर से शो कर देता हूँ। मैंने फिर वही कलर चूज कर लिया। अच्छा, ये डायोड का पॉजिटिव एंड नेगेटिव है, और जब हमारे पास ये पहला साइकिल आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव। एज आई टोल्ड यू कि डायोड सिर्फ तभी कंडक्ट करता है जब पॉजिटिव पॉजिटिव से नेगेटिव नेगेटिव से अटैच्ड होता है। ओके, तो ये Mm. करंट को पास आउट होने देगा। अब सेकंड साइकिल जब आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, अब पॉजिटिव के साथ क्या अटैच हो गया, नेगेटिव, और नेगेटिव के साथ क्या हो गया, पॉजिटिव। अब डायोड कंडक्ट नहीं करेगा और हमारे पास यहाँ पे प्लेन सिग्नल आ जाएगा यहाँ पे। सिमिलरली फिर Why पॉजिटिव does it साइकिल आएगा। become negative and positive there? करंट अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है ना, पॉजिटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव टू Oh, पॉजिटिव। okay, okay. ठीक है, तो जब करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है तो पॉजिटिव पॉजिटिव से और नेगेटिव नेगेटिव से अटैच होता है, और ये कंडक्ट करता है, यानी सिग्नल को आगे जाने देता है, पास्ट मूव होने देता है। यू कुड से कि टैप ओपन हो गई है। ठीक है। ऑन Okay. द कॉन्ट्रेरी, जब यहाँ पे नेगेटिव आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव आएगा तो डायोड कंडक्ट नहीं करेगा और हमारे पास कोई सिग्नल वहां पे प्रोड्यूस नहीं होगा। दिस इज नोन एज हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। And it's because the positive AC thing is attached to the या circuit. Yeah, yes, Okay. because in diode, when positive signal is given to the positive side and negative signal is given to the negative side of the diode, only then it conducts. Okay. अदरवाइज वो करंट को पास आउट होने नहीं देगा। करंट को पास आउट बेसिकली इस वे में नहीं होने देता कि अगर ये सिलेक्शन आप चूज करोगे ना तो उसकी रेजिस्टेंस उस टाइम पे मिनिमम होती है, लेकिन अगर आप ऑपोजिट साइड इसके साथ अटैच कर दोगे तो उसकी रेजिस्टेंस इतनी मैक्सिमम होगी करंट वहां पे फ्लो ही नहीं हो पाएगा। वैसे Mm. इसको एक और टर्म भी कहा जाता है, व्हेन पॉजिटिव ऑफ द डायोड इज अटैच्ड टू द पॉजिटिव ऑफ द बैटरी एंड नेगेटिव ऑफ द डायोड इज अटैच्ड नेगेटिव टू द बैटरी, दिस इज नोन एज फॉरवर्ड बाइसिंग। Forward. फॉरवर्ड बायस, या फॉरवर्ड बायस।
when Mm. positive of the diode is attached to the positive of the battery and negative end of the diode is attached to the negative end of the battery. Then the diode conducts and this is known as forward biasing. इसका Okay. ऑपोजिट जो होता है वो रिवर्स बायसिंग होता है, और ये हम दोनों कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हैं डिपेंडिंग अपॉन हमें क्या कंडीशन चाहिए। ठीक है। रिवर्स बायसिंग क्या होती है कि व्हेन पॉजिटिव ऑफ द डायोड इज अटैच्ड टू नेगेटिव ऑफ द बैटरी एंड नेगेटिव ऑफ द डायोड इज अटैच्ड टू द पॉजिटिव ऑफ द बैटरी। But then the current नॉर्मली doesn't flow. हाँ, विल नॉट फ्लो। ठीक है। Oh, तो हमें okay. सर्टेन पॉइंट्स इन अ सर्किट ऐसे चाहिए होते हैं वेयर वी डू नॉट नीड, वो जो पैसेज ऑफ करंट हमें नहीं रिक्वायर्ड होता वहां पे। Okay. ठीक है। अब हम चलते हैं इंटरेस्टिंग पार्ट पे कि हाउ कैन वी सेव दिस नेगेटिव पार्ट ऑफ द बैटरी, सॉरी नेगेटिव पार्ट ऑफ द signal. For that, we use a configuration in which diodes are attached in such a way that two diodes are in the same direction and other two diodes are in the same direction. दो डायोड्स ऐसे अटैच कर देते हैं एंड दो डायोड्स ऐसे अटैच कर देते हैं। यहाँ पे बैटरी अटैच कर दी जाती है, बाय दैट आई मेंट ऑल्टरनेटिंग सिग्नल, एंड यहाँ पे कोई भी बल्ब अटैच कर दिया जाता है टू शो दैट द करंट इज पासिंग। ठीक है। Oh, okay. अभी मैंने समझाया नहीं है, अभी सिर्फ डायग्राम बनी है, अभी मुश्किल Um, पार्ट आना है। oh, wait, the alternating इट्स signal, it's the positive one, right? ऑल्टरनेटिंग सिग्नल का मतलब ये होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड नेगेटिव टू पॉजिटिव, इट कीप्स ऑन गोइंग। Okay, okay. चले आगे। G. ओके। अब होता क्या है, अब हमने बात डिस्कस किया ना कि करंट ऑल्टरनेट होता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये फर्स्ट साइकिल है एंड ये सेकंड साइकिल है, ये माइंड में रखना है हमने। फर्स्ट साइकिल में क्या आएगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एंड सेकंड में क्या आएगा, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। सेकंड साइकिल। क्लियर सी बात है कि ये पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है एंड नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। अब हमने अभी ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि ये जो बार होता है ये नेगेटिव साइड होती है डायोड की और ये क्या होता है, पॉजिटिव होती है। ठीक हो गया। Hmm. अब जब हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव होगा और यहाँ पे नेगेटिव होगा, अब करंट कैसे फ्लो करेगा, जब करंट इस साइड पे जाएगा और इस साइड पे जाएगा, क्या ये डायोड उसको पास आउट होने देगा? Um, क्योंकि अब पॉजिटिव किसके अगेंस्ट आ रहा है, नेगेटिव के सामने आ रहा है, तो ये वाला डायोड उसको पास आउट नहीं होने देगा। यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ अटैच हो रहा है तो करंट यहाँ से फ्लो करेगा। ओके। okay. जब करंट यहाँ से फ्लो करेगा तो आगे इस पॉइंट पे आएगा। अब अगेन उसके पास एक पाथ है ये जाने को, एक पाथ है ये जाने को। क्योंकि इसने उसको पास आउट होने नहीं दिया था तो ये वाला डायोड भी उसको पास आउट होने नहीं देगा। तो करंट कहाँ पे ट्रेवल करेगा, थ्रू दिस जंक्शन, Oh. और कहाँ पे पहुंच जाएगा, यहाँ पे। ठीक है। Hmm. अब यहाँ से उसके पास क्या पोजीशन है, वो यहाँ पे ट्रेवल इस डायोड के क्रॉस करेगा, यहाँ जाएगा और ये उसका पाथ कंप्लीट हो जाएगा। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट जाता है ना हमारे पास। So it ठीक है। only interacts with like one diode? टू डायोड से इंटरेक्ट किया ना उसने। Yeah, but one didn't like, it didn't यहाँ से pass out. करंट यहाँ से करंट यहाँ से पॉजिटिव साइकिल से निकला, इस जंक्शन पे आया, यहाँ पे आया, इस जंक्शन पे आया, इट फ्लोड डाउन, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, ये जंक्शन थी, फिर इस डायोड से पास आउट किया, यहाँ पे किया, और ये अब मेरा ये वाला साइकिल पास आउट हो चुका है। मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है। Okay. अब सेकंड साइकिल में हमारे पास क्या आना था, Negative? अब यहाँ पे नेगेटिव आना था और यहाँ पे क्या आना था, पॉजिटिव। Hmm. ठीक हो गया।
अब जब यहाँ पे नेगेटिव आएगा तो ये डायोड की कौन सी साइड है, पॉजिटिव, तो ये डायोड उसको फ्लो करने नहीं देगा। और ये डायोड की कौन सी चीज है, नेगेटिव साइड, तो ये वाला डायोड पास आउट होने देगा। तो करंट आएगा, इस डायोड से पास आउट करेगा, अब इस जंक्शन पे आएगा। अगर इस डायोड ने पास आउट होने नहीं दिया तो ये वाला डायोड भी उसको पास आउट, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये दोनों डायोड सेम टाइम पे कंडक्ट करते हैं और ये डायोड सेम टाइम पे कंडक्ट करते हैं। Mm. एंड रीजन वही है कि नेगेटिव के साथ जब पॉजिटिव अटैच होगा तो करंट फ्लो नहीं हो पाएगा वहां से। ओके। Okay. तो करंट अब कहाँ तक पहुंच चुका है, इस पॉइंट तक पहुंच चुका है। अब उसने कहाँ पे जाना है, उसके पास एक ऑप्शन यहाँ पे जाने की थी, एक ऑप्शन डाउनवर्ड जाने की थी। अब वो यहाँ पे नहीं जा सकता क्योंकि डायोड कंडक्ट नहीं कर रहा। इट विल गो डाउन, बल्ब से पास आउट होगा, यहाँ पे आएगा और इस पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, अब वो इस तरफ भी ट्रेवल कर सकता है, इस तरफ भी ट्रेवल कर सकता है। अगर एक मजे की बात देखें, अगर फॉर सेक अगर मैं करंट को यहाँ पे लेके जाता हूँ, इस डायोड के टुवर्ड्स लेके जाता हूँ, तो ये तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, तो ये तो जहां से स्टार्ट किया वहीं पे आके एंड हो गया। करंट को तो पूरे पैसेज पास आउट चाहिए होता है ना। तो अब करंट कहाँ पे जाएगा मेरे पास, इट विल गो डाउन टू दिस डायोड, इस पोजीशन पे आएगा, यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आके एंड कर जाएगा। Mm. वैसे ना इसकी मैं सेपरेट सेपरेट डायग्राम बना देता हूँ, Like a इस maze. तरह ज्यादा। हाँ, इट्स लाइक अ मेज बट इंटरेस्टिंग मेज। Yeah. बल्कि सॉरी, पहले मुझे ये बनाना पड़ेगा, फिर अटैचमेंट करूंगा। टू डायोड, डायोड वन, How would they डायोड ask questions for this? वेव्स बनानी होती है हमने। Uh, अब जब पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल आया तो करंट कहाँ से ट्रेवल करेगा, इधर, फिर डाउनवर्ड, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर टूवर्ड्स दिस डायोड, यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे आके एंड हो जाएगा। पोजीशन ऑफ डायोड चेंज नहीं करनी, उनको वैसे ही रहने देना है। ऐसा आ जाएंगे, ऐसे। अब दूसरा साइकिल हमने ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव। एंड साइकिल आएगा यहाँ से, अब वो किसकी तरफ जाएगा, इस डायोड की तरफ जाएगा। देन इट विल कम डाउन, बल्ब से ट्रेवल करेगा, इट विल गो अप, फिर इस डायोड से ट्रेवल करेगा, इट विल गो एंड। mm. तो इस वाले डायोड ने हमारे पास कौन सा पोजीशन बनाया, पॉजिटिव हाफ साइकिल को कन्वर्ट किया। इस वाले ने क्या किया, नेगेटिव हाफ साइकिल को कन्वर्ट किया। तो इस तरीके से हमारे पास करंट फ्लो होता जाता है। फिर वही जो मैंने आपको बात बताई थी, वो पिकअप द पीक्स, उनको फिल्टर करते हैं और उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, डायरेक्ट करंट में। तो डायोड इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स ऑल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। और ये फुल वेव रेक्टिफायर होता है एंड वो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है। Okay. आई थिंक so your Mhm. battery is getting down. Yeah, but this was actually interesting. And the last topic is, last topic तो नहीं, सॉरी, इट्स LDR। LDR हमारे पास होता है, उसका फुल फॉर्म होता है लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। LDR stands for लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। ठीक है, as the name indicates कि its resistance depends upon, resistance क्या होता है बेसिकली, opposition to the flow of current। its resistance depends
on the intensity of light. ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट. As the intensity of light, sorry, inversely proportional to. Oh, अगर लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज करेगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज करेगा. एंड अगर लाइट जो है डिम होती है तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. इसमें मजे की बात बताऊं, ये बेसिकली करता क्यों है काम एंड ज्यादा, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ लाइट या जो लाइट होता है वी नो दैट इट समहाउ रिलेटेड टू द टेम्परेचर. ठीक है, ग्रेटर लाइट, जितना ज्यादा लाइट होगा उतना ज्यादा टेम्परेचर एक्सपेक्ट किया जाता है, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है हमारे पास, कॉस फोटॉन्स होते हैं हमारे पास वहाँ पे ना. तो जब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो बेसिकली जब लाइट की इंटेंसिटी या टेम्परेचर या किसी भी इस तरह का फॉर्मेशन जहाँ पे हमारे पास इंक्रीज, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट होते हैं हमारे पास. ठीक है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स की जनरेशन का मीनिंग क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स क्या होते हैं, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज होल्स. ठीक है, तो जब लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज होती है तो हमारे पास आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम से इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, लीव करते हैं. जब वो लीव करेंगे वहां पे क्या क्रिएट हो जाते हैं, होल्स. तो दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमारे पास रेजिस्टेंस को क्या करता है, डिक्रीज करता है हमारे पास. तो ये जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर फॉर्मेशन होती है इससे हमारी रेजिस्टेंस इंक्रीज या डिक्रीज होती है. तो एलडीआर आपने अक्सर वो मूवीज वगैरह में देखा होगा ना, कि चलते जाते हैं, लाइट ऑन होती जाती है, पीछे वाली बंद होती जाती है, और ये तमाम चीजें, ये बेसिकली उस पर डिपेंड कर रहा है. oh, So LDRs are light dependent resistors whose resistance increases as the intensity of the light decreases. और ये मोस्टली जो है नाइट लैंप्स वगैरह के अंदर यूज होते हैं, कि जैसे ही हमारे पास एक सर्टन लाइट की इंटेंसिटी रीच होगी तो हमारे पास फौरन से जो है वो सर्किट क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा. बल्कि आप इफ विल कंटिन्यू, अगर आप ए लेवल्स करोगे ना तो ए लेवल्स के अंदर हम लोग सर्किटरीज पढ़ेंगे जहाँ पे इनका एप्लीकेशन हम डिस्कस करेंगे, और फिर समझ में आएगी कि यार ऐसे कैसे होता है कि बल्ब कैसे ऑन हो गया हमारे पास, या बल्ब कैसे ऑफ हो गया. वहाँ पे हम लोग ट्रांजिस्टर्स एंड स्विचेस वगैरह पढ़ेंगे, और वहाँ पे फिर ये तमाम चीजें जो है वो डिस्कशन के मोड में आएंगी हमारे पास. mm, ठीक है, okay. दैट विल डिस्कस इन ए लेवल्स, ट्रांजिस्टर्स वगैरह को पढ़ेंगे, और वो तमाम चीजें जो हैं वो होंगी, और फिर वो तमाम चीजें जो है वो डिटेल में आएंगी कि ये कैसे इनकॉर्पोरेट होती हैं, क्या काम किस तरीके से होना. Inshallah. ठीक है, Okay. लेट्स कॉल इट द डे. अल्लाह हाफिज़. Allah Hafiz. ये फाइल मुझे शेयर कर देना ताकि मैं मरियम को शेयर कर सकूँ आगे, तो आई मीन फातिमा को. What's fine? Variable resistor. As the name indicates that resistance could be varied by simply changing the length of resistor. As we have discussed in the previous lesson, that resistance and length is directly proportional to each other, which means if we increase the length of the conductor, we could simply change the resistance of the circuit. For example, this is a length of a wire of resistance R. I can do it better. We have the option. ये बैटरी अटैच हो गई. Now this is the total length R,
This is point A and B. And choice is ours कि either हमारे पास एक movable contact C होता है, either I can connect my circuit between B and C, or I could also connect, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, concept would remain the same. मैं circuit यहाँ पे भी connect कर सकता हूँ. अब whenever we'll move this point C across this length, we will simply change the resistance of the circuit. And why is that? Okay, as I am moving this contact to this position, the length is gradually increasing, which किसके लिए increase कर रही है? This lamp R के. And we would observe that by the change in brightness of the lamp. और वो इंडिकेशन होगी कि हमने रेजिस्टेंस को क्या किया है, वेरी किया है, जिसकी वजह से ब्राइटनेस ऑफ द लैम्प हैज आल्सो चेंज्ड. अब जो फॉर्मूला दैट वी यूज इज के बिफोर दैट सॉरी, ये स्मॉल आर है and this is capital R. Total length of the wire is showing have the resistance of capital R, and this point has a resistance of small r. So the formula that we use, इसके across जो हम output लेते हैं, that is output voltage, and this is the battery, so ये input voltage होगी. So output voltage V out is equals to small r over capital R into V in. As we move the contact from B to A, small r eventually becomes equals to capital R. क्योंकि जब हम उसको पूरा यहाँ पे completely move कर देंगे तो R ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी. जब ये इस पॉइंट पे मूव कर जाएगा, पॉइंट कॉन्टेक्ट C. So if we put this in the equation, मेरे पास आंसर क्या आएगा? V out is equals to capital R over R into V in. Cancel out. V out is equals to V in. So as we go towards A, brightness of the lamp would increase. As we go towards point B, the lamp will eventually becomes dim and dimmer और वो जीरो हो जाएगा. जीरो क्यों होगा? क्योंकि तब R की वैल्यू हम लोग जीरो यूज करेंगे इस इक्वेशन में, तो V out is equals to 0 over R into V in. Our answer would be equals to 0. This is the equation that is telling us. Okay. ये आगे समझ. Should we go on further? Yes. So next topic is potential divider. Potential divider के diagram, it looks, and potential divider as the name is indicating, what comes to your mind कि potential divider का क्या काम होगा circuit के अंदर? डिवाइडर से तो पता चल रहा था कि मतलब उस सर्किट को डिवाइड कर सकता, पर मुझे पोटेंशियल की नहीं समझ आई. हमने EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था प्रीवियस लेसन के अंदर. जी पढ़ा था. क्या होता है ये? EMF तो वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है टू पुश चार्जेस, द अमाउंट ऑफ तो ये क्या इंडिकेट कर रहा होगा कि ये EMF को सर्किट के अंदर क्या करेगा, डिवाइड करेगा. कि अगर मैंने 12 वोल्ट की बैटरी अटैच की हुई है एंड अगर कंपोनेंट some component is requiring less voltage than the other, तो हम उसके लिए कौन सा सर्किट डिजाइन करेंगे? पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट. ठीक है, उसका काम क्या है?
पोटेंशियल को डिवाइड करना अक्रॉस द सर्किट। ये मेरे पास बैटरी आ गई विच इज Vn, सपोजिटली 12 वोल्ट है। यहाँ पे दो रेजिस्टेंस अटैच करेंगे, R1 एंड R2। अब जिसके क्रॉस हमने आउटपुट लेना है, ये R2 हो गया, ये R1 हो गया, जिसके अक्रॉस हमने आउटपुट वोल्टेज लेना होता है वो रेजिस्टेंस हमेशा टॉप पे आती है, नीचे टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट आता है इनटू Vn। सपोजिटली अगर मुझे इसके अक्रॉस लेना है V आउट, तो मेरा फॉर्मूला क्या होगा, R1 ओवर सम ऑफ बोथ रेजिस्टर्स इनटू Vn। अब हम चेक करते हैं कि वाकई ही ये वोल्टेज को डिवाइड करता है कि नहीं डिवाइड करता। ठीक है, अब क्लियर सी बात है कि अगर ये दोनों रेजिस्टेंस इक्वल वैल्यू के होंगे तो दोनों के अक्रॉस वोल्टेज इक्वली डिवाइड हो जाएगी, विच इज 6 वोल्ट अक्रॉस ईच। 6 वोल्ट इधर चला जाएगा, 6 वोल्ट इधर चला जाएगा। लेकिन इन केस अगर हमारे पास ये रेजिस्टेंस बिगर है, ये मोस्टली ना मैं आपको ये बता दूं, ये जो पोटेंशियल डिवाइडर्स होते हैं ना, ये कंट्रोलिंग सर्किट्स के अंदर यूज होते हैं कि अगर हमें एक सर्टेन कंडीशन, वैसे हमें इतना डिटेल में बात करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एग्जांपल्स अगर आप कहीं पे पढ़ोगे तो वहां पे यही लिखा हुआ होगा कि ये कंट्रोलिंग सर्किट्स के अंदर यूज होते हैं। और एक सर्टेन कंडीशन जैसे नाइट लैंप्स हो गए या कोई टेम्परेचर सेंसर सर्किट्स हो गए, उसके अंदर ये यूज होते हैं कि जब सर्टेन कंडीशन डिलीवर होगा सिर्फ तभी वोल्टेज आगे जाएगा, अदरवाइज जो है वो सर्किट जो रहेगा वो ऑफ रहेगा। और मोस्टली जो है टॉप पे यहाँ पे सेंसिंग सर्किट लगाया जाता है और यहाँ से आउटपुट ली जाती है। और अभी मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा भी रीजंस कि कैसे हम लोग इसको वर्कआउट करते हैं। एग्जांपल है, एक्स्ट्रा नॉलेज है, इसको हमने कहीं पे इनकॉर्पोरेट नहीं करना, लेकिन सपोजिटली हम लोग थर्मिस्टर्स हमने पढ़े थे प्रीवियसली। क्या थे थर्मिस्टर्स? मरवा, आई एम आस्किंग यू। हेलो। यस, मेरे को आवाज आ रही है? मैं अब आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। आई एम आस्किंग यू, व्हाट डू यू नो अबाउट थर्मिस्टर? नो, कैन यू हेयर मी प्रॉपरली? जी, आपकी आवाज अभी अभी आई है। आप कुछ कोई मुझे आपको पहले बिल्कुल आवाज नहीं आ रही थी, मुझे पूरा अब आनी शुरू हुई है। आई एम आस्किंग यू कि व्हाट डू यू नो अबाउट थर्मिस्टर्स? और कब थर्मिस्टर मतलब कब से आवाज नहीं रजिस्टर। आ रही मेरी, सो दैट मैं वो आपने पॉइंट जब भी रिपीट करवा दूं? नहीं नहीं, आपने जब थर्मिस्टर लिखा है ना, आपने एरो बनाया, फिर मुझे आपकी आवाज बिल्कुल खत्म हो गई थी या ब्रेक ऑफ बहुत हो रहा था। थर्मिस्टर बेसिकली वो रजिस्टर जो मतलब टेम्परेचर पे कंट्रोल हो सकता है ना, वेरी करता है उस पर। और उसकी क्योंकि जो रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे, कि जितनी ज्यादा टेम्परेचर होगी उतनी ज्यादा उसकी कम उसकी रेजिस्टेंस होगी, यस, सिर्फ इस यस, सिनेरियो में। यस। सपोजिटली हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर हैं, सपोज रूम टेम्परेचर पे 23 डिग्रीज और सो फॉर जो ऑन, तब इसकी रेजिस्टेंस जो R1 होगी वुड बी ग्रेटर देन R2। R2 हमारे पास, फॉर एग्जांपल हमारे पास 10 ओम का रेजिस्टर है। ठीक है, ये याद रखना कि नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर जो थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस होती है वो किलो ओम्स में होती है,
बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होती है, डज नॉट अलाउ एनीथिंग टू पास थ्रू इट। तो इनिशियली हमारे पास वी आर 12 वोल्ट लगा हुआ है। अब हम देखते हैं कि जी R1 के अक्रॉस कितनी वोल्टेज आ रही है। हम लोग रेजिस्टेंस ले लेते हैं यहाँ पे, सपोजिटली 100 ओम्स ले लेते हैं, हाई रेजिस्टेंस ले लेते हैं। अब वी आउट किसकी इक्वल है, मैंने आपको बताया R1 over sum of resistance into Vn। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, 100 over 120 into 12, 0 0 से कैंसिल आउट हो गया, 12 12 से कैंसिल आउट हो गया, एंड हमारे पास क्या आ जाएगा, 10। इस टाइम पे कितना आ रहा है हमारे पास, इसके क्रॉस 10 वोल्ट आ रहा है, तो उसके क्रॉस कितना आ रहा होगा, 2 वोल्ट। सपोजिटली इट्स नॉट एनफ टू रन द मोटर, या जो भी हमने यहाँ पे इसके क्रॉस अटैच किया हुआ सर्किट। अब टेम्परेचर हैज इंक्रीज्ड इवेंचुअली एंड नाउ इट्स रेजिस्टेंस इज 10 ओम। अब हम इसके क्रॉस वी आउट देखते हैं तो कितना आएगा, पहले कितना था 100, अब कितना है 10, 10 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 12, आंसर क्या आ जाएगा 2, यहाँ से क्या आ जाएगा 6। अब क्या आ गया 6 वोल्ट। अगर 6 वोल्ट यहाँ पे जा रहा है, 6 ही वोल्ट यहाँ पे जा रहा है, विच मीन्स इट वॉज इनफ फॉर द मोटर टू वर्क आउट। तो इस तरह सेंसिंग सर्किट्स के अंदर पोटेंशियल डिवाइड होती हैं और हम सेंसिंग सर्किट्स के अंदर इनको इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने रिजल्ट्स को। ठीक है, छोटी सी एग्जांपल कि कैसे पोटेंशियल हमारे पास डिवाइड होती है, विच मीन्स जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी उतना ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप होगा और उतना ही कम नीचे वाले रेजिस्टर को वोल्टेज जाएगी टू ऑपरेट फॉर द ऑपरेशन ऑफ द सर्किट। इसको जरा डाइजेस्ट करो, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। बुक के अंदर दिस टॉपिक इज ऑन, मैंने अभी भी बुक बंद की है। बहरहाल अभी बोर्ड के ऊपर जो लिखा हुआ है इसको डाइजेस्ट करो, मैं फिर बुक से भी बताता हूँ। लेट मी टेक यू टू द बुक बेटा। अब तो आप घर आ गया, आपके पास अब बुक तो होगी ना।
जी बुक भी और वो जो आपने पीडीएफ भेजी है वो भी डाउनलोड हो गई है। अच्छा, मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया ना उसके फॉर्मूलाज शायद आपको बुक में से ना मिले, बिकॉज मैं ये सामने ही देख रहा हूँ, आप भी स्क्रीन देख रही हो कि इसका फॉर्मूला नहीं डिस्कस हुआ हुआ। ठीक है, जी तो वो मैंने आपको बता दिया वह सारा। डायोड हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था कि डायोड की वर्किंग क्या होती है। इट ओनली अलाउस करंट टू पास थ्रू द सर्किट इन ओनली वन डायरेक्शन। तो लेट मी टेक यू टू दिस बुक। ये मेरी फेवरेट बुक है। ये बेसिकली ओ लेवल्स की है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें ना अच्छे पॉइंट्स डिस्कस किए होते हैं फॉर सम स्टूडेंट्स जो एक्चुअली रीड करना चाहते हैं द टॉपिक्स के जी वो काम कैसे कर रहे हैं। अभी हम एक पूरी डिटेल क्लास करेंगे फॉर ऑल द कंपोनेंट्स, एक दफा रिवाइज भी करेंगे उसके अंदर। ठीक है, आप इसमें टॉपिक 17.3 में आ जाएंगे। देखिए उन्होंने ये सारे फॉर्मूलाज डिस्कस किए हैं विद एग्जाम्पल। ठीक है, फिर आवाज नहीं आ रही मेरी? नहीं आवाज आ रही मुझे आगे समझ। इसको अब आपने रीड कर लेना है खुद से। ठीक है, लेट्स नॉट वेस्ट द क्लास टाइम। क्लास में हम अपना मैक्सिमम टाइम जो है वो टॉपिक कंप्लीशन की तरफ ही लेके जाते हैं। तो अब आप जब कल प्रॉपरली इन टॉपिक्स को रीड करोगे तो यूल हैव द आइडिया कि आपको कौन से पॉइंट्स अभी भी लैग कर रहे हैं। तो फिर आई हेल्प यू आउट विद दैट कि जी कौन से पॉइंट्स को रिवाइज करना है हम लोगों ने। ठीक है, जी मुझे सिर्फ ये बता दें कि मैंने इस पीडीएफ में से कौन दोनों से आ, दोनों फाइंड इट योरसेल्फ। फाइंड इट योरसेल्फ। इलेक्ट्रिसिटी के कौन से टॉपिक्स पढ़े हैं हमने, उनको खुद ढूंढोगे तो आपको आइडिया होगा कि मैंने क्या पढ़ लिया क्या नहीं पढ़ा हमने। अच्छा सही। बस वो हेडिंग आपको पता है ना कि हम इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, फिर आप इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक्स दोनों बुक में से ढूंढो और उसको रीड करो। कल आपका ये काम हर सूरत में हो जाना चाहिए। वैसे आपको वीकेंड पे ये काम कर लेना चाहिए था, बट अब ये हो जाना चाहिए। नेक्स्ट टाइम कीप इट इन योर माइंड कि हमने जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं यू मस्ट डू इट फ्रॉम द बुक, सो दैट मुझे आइडिया हो जाए कि भाई अभी कोई काम तो नहीं करने वाला। अच्छा जी, अब हम आते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक ट्रांसड्यूसर का वर्ड यूज हुआ था। लेट मी शो यू। ट्रांसड्यूसर्स बेसिकली ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें माइक्रोफोन्स की, माइक्रोफोन्स हमारे पास ट्रांसड्यूसर्स हैं। क्या काम करते हैं ये माइक्रोफोन? व्हाई डू वी यूज माइक्रोफोन्स? we use microphones so we can convert our sound waves into electricity। तो वो मतलब जो माइक्रोफोन स्पीकर में जो करंट जाती है वो से मतलब उसकी वॉल्यूम ज्यादा हो जाती है हमारे हमारे इनडायरेक्टली। साउंड को वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं। देन स्पीकर्स क्या करते हैं, उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को बैक टू साउंड कन्वर्ट करते हैं, एंड एम्पलीफिकेशन व्हाटसोएवर जो भी उनके साथ साथ होती है। सो यहाँ पे इफ यू फाइंड अ टर्म ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर्स आर बेसिकली डिवाइसेस व्हिच कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एलईडीज होती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट कर रही होती हैं लाइट के अंदर। और जैसे थर्मिस्टर्स और एलडीआरस को भी ट्रांसड्यूसर्स में कंसिडर किया जाता है इन अ वे कि थर्मिस्टर्स और एलडीआर दोनों क्या करते हैं, टेम्परेचर और लाइट को कन्वर्ट करते हैं किसमें, रेजिस्टेंस के अंदर कन्वर्ट करते हैं। सो दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज क्या कहते हैं, ट्रांसड्यूसर्स। इसके अलावा एलडीआर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर।
जी कर लिया था। उसका बेसिकली थर्मिस्टर और एलडीआर का बिहेवियर सेम ही होता है, बस एलडीआर जो है वो लाइट की इंटेंसिटी के अगेंस्ट रेजिस्टेंस को लेस और मोर करता है, और जो थर्मिस्टर होता है वो टेम्परेचर की बेसिस पर उसको कन्वर्ट कर रहा होता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी हमारे पास जो क्या कहते हैं एक रिले स्विच एंड रीड स्विच जो था वो हमारे पास रह गया था। रिलेज बेसिकली जो होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विचेस होते हैं जो लो इनपुट के अगेंस्ट हाई आउटपुट सर्किट्स को जो है वो ऑन करते हैं। जैसे हमारे पास स्मोक डिटेक्टर्स हैं। स्मोक डिटेक्टर्स का काम क्या होता है? डिटेक्टिंग स्मोक। सॉरी। आपने पूछा है कि जो स्मोक डिटेक्टर्स है उनका मतलब हाँ, फंक्शन क्या होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्मोक डिटेक्टर? बेसिकली उनके अंदर रिलेज लगे हुए होते हैं। स्मोक डिटेक्टर्स क्या होते हैं? दे डिटेक्ट द स्मोक और उसके अगेंस्ट पूरी बिल्डिंग का वाटर सिस्टम को ऑन कर देते हैं, ठीक है। अब स्मोक डिटेक्टर्स खुद तो बहुत लो इनपुट करंट पे वर्कआउट कर रहे होते हैं, लेकिन उनके साथ रिलेज जब हम अटैच कर देते हैं तो वो लो इनपुट करंट के अगेंस्ट हाई आउटपुट सर्किट्स को जो है वो ऑन करते हैं। बट दिस होल फंक्शनैलिटी इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ऑफ दैट। नॉर्मली क्या होगा कि एक हाई रेजिस्टेंस होगी जो कि करंट रिले तक नहीं पहुंचने देगी, ठीक है। इट विल नॉट अलाउ द करंट टू रीच टू द रिले अंडर नॉर्मल कंडीशंस। नॉर्मली हम लोग वहाँ पे थर्मिस्टर्स या एलडीआर या जिस जिस तरह का भी कंट्रोलिंग सर्किट है उसके अंदर हम लोग उसको अटैच कर देंगे। वंस that condition is reached, now the resistance become low and will allow the current to reach to the electromagnetic switch, which is relay. So when the current would pass through the relay, now you might have studied in the previous classes, I don't know whether you have studied it or not, that current could produce magnetism. Have you studied in the previous any of the lesson? Not with me, but with in your class or something like that. सुना है आपकी आवाज वापस वो ब्रेक हो रही है। मे बी बच्चा आपके एंड पे कोई प्रॉब्लम हो, cause मेरी अभी सारी की सारी क्लासेस मतलब बैक टू बैक चल रही हैं, कोई कंप्लेंट नहीं आया। मे बी अब सही हो रहा है। आपके एंड पे कोई इशू आ रहा हो। हाँ वही होगा, पर वो अब सही आ रहा है। अच्छा, एनी हाउ, हैव यू स्टडीड दैट कि हाउ इलेक्ट्र करंट कुड प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म? नॉट एग्जैक्टली। अच्छा, वेयर देर इज करंट ना, वहां पे मैग्नेटिज्म होता है, और जहां पे मैग्नेटिज्म होता है देयर इज करंट अवेलेबल। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल होता है जो वी विल स्टडी इन द लेटेस्ट स्टेज। बट मैग्नेटिज्म जो है ना, एक इज इट्स अ प्रीवियस चैप्टर जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हमने चूंकि इलेक्ट्रिसिटी से आपने कहा था कि हमें स्टार्ट करना है, तो हम लोगों ने वहीं से स्टार्ट किया था। कीप दैट इन योर माइंड कि चेंज ऑफ करंट कुड प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म। जैसे आपने इलेक्ट्रोमैग्नेट का वर्ड सुना हुआ है, वो जो स्क्रैप यार्ड्स के अंदर बड़े बड़े से वो कार्स को मूव करने के लिए यूज होते हैं। नहीं पता है, मतलब मैग्नेट्स जो इलेक्ट्रिसिटी से कंट्रोल हो सकता है। हाँ हाँ, इलेक्ट्रिसिटी से वो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं, विच मीन्स कि हम इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू मैग्नेटिज्म को क्रिएट कर सकते हैं, एंड वाइस वर्सा। तो रिलेज के अंदर भी यही होता है कि अंडर अंडर अ सर्टेन कंडीशन जब रिले तक करंट पहुंचता है, सो व्हेन करंट रीचेस उसमें इट एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो वो एक सर्टेन स्विच को जो है वो पुश कर देते हैं, और वो स्विच जब तक पुश नहीं होता हमारा आउटर सर्किट ऑन नहीं होता। तो दैट्स हाउ द रिलेज वर्क। लेट मी फाइंड अ डायग्राम कि मैं जो कुछ बोल रहा हूँ उसको मैं शो कर सकूं। होल्ड ऑन, आई हैव दिस बुक, उसमें होगी शायद, क्योंकि ना मल्टीपल बुक्स को रिव्यू करना पड़ता है फिजिक्स के अंदर। मतलब 3 से 4 बुक्स को करना ही पड़ता है ताकि एक क्वेश्चन प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सके। हम्म, आई डोंट सी इट एनीवेयर। होल्ड ऑन, गिव मी जस्ट 1 सेकेंड, मैं वो रिले की डायग्राम इधर तो मुझे कहीं नहीं मिल रही, मैं अपनी किसी बुक में ढूंढ के देता हूँ आपको।
किसी में भी नहीं है। हम्म। It looks something like this. मतलब mechanism looks something like that. Relay ऐसा नहीं दिखता कि as I told you कि when a certain condition would reach, तो this switch मतलब when consider this कि यहाँ पे कोई ऐसा कंपोनेंट लगा हुआ है जो एक सर्टेन कंडीशन के ऊपर फुलफिल होगा। जब ये चीज पूरी हो जाएगी तो ये कनेक्ट हो जाएगा एंड करंट वुड पास थ्रू दिस कॉइल। जब इस कॉइल में से करंट पास आउट करेगा इट विल एक्ट एज अ मैग्नेट। जब वो एज अ मैग्नेट एक्ट करेगा दिस विल बी पुश टूवर्ड्स दिस। जब ये इसकी तरफ पुश होगा ये इधर से इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे इसके अक्रॉस हम लोगों ने क्या लगाया हुआ होगा, आउटपुट सर्किट लगाया हुआ होगा। सो दैट्स हाउ रिलेज वर्क कि जब सर्टेन कंडीशन फुलफिल होती है करंट वुड पास थ्रू इट, दे विल एक्ट एज अ मैग्नेट और आयरन और मिश्र को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और सर्टेन कॉन्टेक्ट्स को आपस में अटैच कर देंगे अपॉन फुलफिलिंग अ सर्टेन कंडीशन। रिले लुक समथिंग लाइक दैट। सिमिलरली जो ये बॉक्स होता है दिस बेसिकली बिकम्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेट और जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब ये अट्रैक्ट होगा और ये सर्किट कंप्लीट होगा यहाँ पे हमारे पास आउटपुट सर्किट लगा हुआ होता है। जो भी हमने सायरन ऑन करना है, लैंप ऑन करना है या किसी भी किस्म की कंडीशन को फुलफिल करना है तो वो यहाँ से पूरा हो जाएगा हमारे पास। ठीक है। स्क्रीन शेयर भी हो रही थी कि नहीं? नहीं, स्क्रीन शेयर हो रही थी, मुझे नजर आ रहा था। हाँ बस ठीक है। ओके अब मैं एक दफ़ा खुद रिव्यू कर लूँ इन टर्म्स ऑफ टॉपिक्स। हमारा इलेक्ट्रिसिटी के बाद जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म्स के ऊपर ही होगा, जहाँ पे हम लोग पहले ऑब्वियसली पहले मैग्नेट्स को रिवाइज करेंगे कि मैग्नेट्स क्या होते हैं एंड देन हम जो है इलेक्ट्रो उसके ऊपर जाएंगे कि हाउ दीज थिंग्स वर्क और इलेक्ट्रिसिटी हम इनको कैसे अपनी एप्लीकेशंस में यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम एक क्विक सा ओवरव्यू लें कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिज्म ये एप्लीकेशन यूज़ करते हैं हम मोटर्स के अंदर, जो मोटर्स होती हैं ना हमारे पास वो, एंड मैग्नेटिज्म प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी दैट वी पुट दिस कॉन्सेप्ट इनटू जनरेटर्स। ठीक है। तो वहाँ पे इनकी एप्लीकेशंस को जो है वो वर्कआउट किया जाता है और दैट्स हाउ एवरीथिंग वर्क्स अराउंड अस। लेट मी सी के आज का फर्दर ऑन कोई टॉपिक तो नहीं रह गया। सिक्वेंशली चल रहे थे हम लोग। इलेक्ट्रोस्टैटिक नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस हो गए हैं, मूवमेंट ऑफ चार्जेस हो गए हैं, अर्थिंग का कॉन्सेप्ट हो गया था, एप्लीकेशंस हो गई थी, फील्ड पैटर्न्स हो गए थे, मूवमेंट ऑफ करंट एंड इलेक्ट्रॉन फ्लो आए करंट हो गया था, वोल्टेज की क्वेश्चन हो गई थी, सीरीज एंड पैरेलल सर्किट्स हो गए थे। दैट्स ये इसको पोटेंशियोमीटर भी कहते हैं, वेरिएबल रेजिस्टर भी कहते हैं। ये वही डायग्राम है जो मैं आपको बोल रहा था ना कि अब देखो उसने कांटेक्ट कहाँ पे अटैच किया हुआ है। ये इस यहाँ पे बैटरी है और यहाँ पे हमारे पास लैंप इसके क्रॉस अटैच्ड है। दैट्स हाउ दे एक्चुअली लुक इन रियल। ये वेरिएबल रेजिस्टर हो गया, थर्मिस्टर हो गया, एलडीआर एंड डायोड। अब नाउ हमने ये सारे कंपोनेंट्स पढ़ लिए हैं। रेजिस्टर क्या होता है? जो करंट को कंट्रोल करता है। वेरिएबल रेजिस्टर हु रेजिस्टेंस कुड बी वेरिड इन द सर्किट। थर्मिस्टर क्या होता है? टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टर्स होते हैं। एलडीआर लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर होता है
एंड डायोड जो होता है इट इज यूज्ड टू कंट्रोल द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। इनके ग्राफ्स भी हमने किए हुए हैं, इसके, इसका और इसका ग्राफ हमने किया हुआ है। कैसे होते हैं? जी ग्राफ का क्या मतलब? ग्राफ्स, हाउ टू शो देम, ओहम्स लॉ के हमने ग्राफ्स किए थे ना। हाँ कि उनकी मतलब प्रोपोर्शनैलिटी कैसे काम करती है, करंट हाँ, और उसके रेजिस्टेंस इसका ग्राफ ऐसे बनता है, डायोड का ग्राफ कैसे बनता था, ऐसे। थर्मिस्टर का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे, क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होती। बाकी वेरिएबल रेजिस्टर, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर भी थर्मिस्टर की तरह ही होते हैं तकरीबन, हम उनके ग्राफ्स नहीं ड्रॉ करते, नहीं डिस्कस नहीं करते, क्योंकि वो वेरिएशंस हो रही होती हैं। ये ओम्स लॉ हो गया, ये वही वाला ग्राफ हो गया हमारे पास, वोल्ट मीटर, एमीटर, वेरिएबल रेजिस्टर, ये वो ग्राफ्स फिलामेंट बल्ब का एंड डायोड का नीट वाली फॉर्मेट में। एंड ए वर्सेस बी का भी मैंने रिलेशनशिप डिस्कस कर दिया था। इट मींस कि इट हैज मोर रेजिस्टेंस, इट हैज लेस रेजिस्टेंस, क्योंकि जो लेस डीप होंगे विच दे आर, मतलब उसमें करंट एंड उनकी वैल्यूज जो है वो लेसर होंगी एज कम्पेयर टू दी अदर वन। एंड लेंथ थ्रू थिक एंड थिन वाला ये पोर्शन भी हो गया था हमारा। आर इज इक्वल्स टू एल ओवर ए वाला रिलेशन कर लिया मैं ना हमने। रिलेशन लिखी है पर मतलब अ, मुझे उसकी लेंथ और उसकी थिकनेस की रेजिस्टेंस ये रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू area. So greater length leads to greater resistance, greater area, lesser the resistance. So if they both are made up of copper, तो उनकी resistivity same होगी। Resistivity is basically depends upon the characteristics on the material, of the material, sorry। तो जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है ना रेजिस्टेंस का, वो होता है R इंटू रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ ओवर एरिया। सो अगर हम दोनों कॉपर वायर्स को आपस में, अब देखो इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, लेस, इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, बिगर, क्योंकि इसकी लेंथ ज्यादा है, इसकी लेंथ जो है वो कम है। सो वी कुड से दैट एल ए इज लेस देन एल बी, सो आर ए वुड बी लेस देन आर बी। सिमिलरली यहाँ पे चूंकि उनके लेंथ इक्वल है, तो इसका एरिया, बी का एरिया इज स्मॉलर, बिगर सॉरी, ए बी is bigger than A1, sorry, AA, which means the resistance of B would be less than resistance of A, क्योंकि bigger area, lesser the resistance, bigger length, more the resistance। तो यहाँ पे फिर वो रिलेशनशिप्स भी आ जाते हैं कि अगर हम सिंपल कहते हैं नॉर्मल रेजिस्टेंस जो है वो है, मैं वो यूज कर लेता हूँ यार एनोटेशन। अगर R इज इक्वल टू L ओवर A है हमारे पास, ठीक है, वो कहता है कि न्यू रेजिस्टेंस है हुज लेंथ इज हाफ एंड एरिया इज 3 times बिगर देन द ओरिजिनल वन। तो हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं। व्हाट विल वी हैव, 1/6 इंटू L ओवर A, ये 2 नीचे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो L ओवर A किसको शो कर रहा था, ओरिजिनल रेजिस्टेंस को। सो नाउ द न्यू रेजिस्टेंस इज 6 times लेस देन द ओरिजिनल रेजिस्टेंस। ऐसे रिलेशनशिप अक्सर एमसीक्यूज में वो आपसे पूछ लेता है, बल्कि क्वेश्चंस में भी अप्लाई होता है, ठीक है। जी। वो ये वो रेजिस्टिविटी की बेसिस पे इक्वेशन ड्रॉ किया, क्योंकि अगर दोनों कॉपर के अंदर रेजिस्टिविटी क्या होगी, सेम होगी, तो ये दोनों का आपस में लिंक क्या होगा। ये वैल्यूज याद करने की जरूरत नहीं है हमें, क्या है सीरीज एंड पैरेलल, हमने लास्ट लेसन में भी रिवाइज किया था, अभी भी किया है कि सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस क्या होती है,
सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस आपको दोनों को बस ऐड करना पड़ता होता यस, बैक टू उसमें बैक। करंट क्या रहता है? सेम। और वोल्टेज क्या होती है? एड अप होती है। ऑन द कॉन्ट्रेरी इसके अंदर टोटल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं? 1/RT प्लस 1/R1 प्लस 1/R2। इसमें करंट जो है वो क्या रहता है? एड अप होता है। और वोल्टेज क्या रहती है? सेम, पैरेलल के अंदर। तो सीरीज रेजिस्टेंस जो होती है ये हमेशा, इसमें ब्राइटनेस कम होगी लैंप्स की, इसमें ब्राइटनेस क्या होगी? इक्वल भी होगी एंड ज़्यादा भी होगी एज कम्पेयर टू द वंस कनेक्टेड इन सीरीज। उन्होंने ये देखो लेस वो लाइट डिमर और ब्राइटर से शो भी किया हुआ है कि सीरीज और पैरेलल में क्या होता है। पैरेलल सर्किट्स का फायदा ये होता है कि अगर कोई एक सर्किट भी ऑफ हो जाए तो रिमेनिंग ऑफ द सर्किट क्या रहता है? इट कीप्स ऑन वर्किंग, उसमें कोई चेंज नहीं आता। इनको देख लेना रिलेशनशिप्स को, ये सीरीज एंड पैरेलल की वोल्टेजेस भी हमने देख ली थी कि सीरीज में क्या होता है? एड अप होते हैं। और अगर आप किसी भी बैटरी की पोजीशन चेंज कर दो, ये देखो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव है, तो ये दोनों बैटरीज एक दूसरे को क्या कर देंगी? कैंसिल आउट। और हमारे पास सिर्फ एक सेल रह जाएगा, तो टोटल ईएमएफ इसकी क्या रहेगी? 1.5। और पैरेलल के अंदर वोल्टेज क्या रहती है? सेम रहती है, तो टोटल वोल्टेज इसकी 1.5 ही होगी। दिस वर्सेस दिस फायदा ये है कि इसमें अगर कहीं पे भी ये लॉन्गर So I was telling you, okay, suppose we have this conductor which has a resistance R and length A and area A. They have they both are of the copper. So there is this term used as resistivity. You might read it somewhere. Resistivity basically depends on the medium, and it will remain same if the mediums are if the wire is of the same medium. So अब हमने we have a new resistor with a length of 2L and the area of A by 2. By putting this here, we'll have 2L over A by 2. It will become 4L over A. Now, this L over A is basically equals to original resistance. So we'll write it as R dash is equals to 4 into R, which means now the new resistor has a resistance 4 times bigger. And the opposite happens कि अगर हम डायमीटर को इंक्रीज कर दें बाय फैक्टर ऑफ 2 एंड लेंथ को रिड्यूस कर दें बाय फैक्टर ऑफ 3, अगेन बाय पुटिंग इन द, हमारे पास ओरिजिनल रेजिस्टेंस की इक्वेशन हमेशा L ओवर A ही रहेगा। ठीक है, जो भी न्यू इक्वेशन का उसने डाटा हमें दिया हुआ होगा इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड लेंथ, हम उसको इसी फॉर्मूला के अंदर पुट करेंगे विद अ डैश साइन। नाउ पुटिंग L as L by 3 and area is like this. So now it will become L over A into 1 by 6. ठीक है? Do you guys get this part? Yeah, kind of. Yeah. ये ओरिजिनल लेंथ का रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो हमने डिस्कस किया, ये पैरामीटर्स वो आपको क्वेश्चन के अंदर बताएगा कि लेंथ हैज बीन डबल्ड एंड एरिया को उसने हाफ कर दिया है। हमने बस उन फैक्टर्स को इंट्रोड्यूस करा के रीअरेंज करना है पूरा सेक्शन। रीअरेंज नहीं बल्कि सिंप्लीफाई करना है कि हमने L ओवर A को सेपरेट आउट कर लेना है, बाकी मैथमेटिकल डाटा को सेपरेट आउट कर लेना है। अब जैसे कि उसने हमें कहा कि एरिया हैज बीन इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 2 एंड लेंथ हैज बीन रिड्यूस्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 3, हमने ये कॉन्सेप्ट इस फॉर्मूले में पुट इन कर दिया। बस L ओवर A को सेपरेट आउट कर लिए, ये 3 नीचे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट विल बिकम 1 ओवर 6। अब L ओवर A किसको शो कर रहा होता है? R को। तो नाउ R would be equals to new resistance would be equals to 6 times less than the original resistor. ठीक है? ठीक है। आत्मा, Yeah. ये सेक्शन उन्होंने यहाँ पे डिस्कस भी किया होगा कहीं पे। ये वो जो रेजिस्टिविटी की टर्म मैं आपको बोल रहा था ना, this is the resistivity and it depends on the nature of the substance. If the material is same, it will not have any effect. ये diameters, हाँ एक और मजे की चीज यहाँ पे आती है। मजे की चीज इन अ वे कि इफ यू गाइस आर एंजॉयिंग द टॉपिक देन ये इंटरेस्टिंग होगा आप लोगों के लिए कि यहाँ पे डायमीटर एंड रेडियस का कॉन्सेप्ट भी मिक्सअप कर देते हैं अक्सर स्टूडेंट। डायमीटर किसकी इक्वल होता है? 2 इंटू रेडियस के, या आर किसकी इक्वल होता है? डायमीटर के हाफ के।
तो आपको अपने फॉर्मूलाज के अंदर ये कॉन्सेप्ट भी इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, ठीक है। सपोजिटली आप एरिया फाइंड आउट करो, उसने आपको डायमीटर की वैल्यू दी हुई है, तो आप क्या करोगे Divide. टू the फाइंड दी। diameter. थर्मिस्टर्स तक हमारी बात हो गई थी कि थर्मिस्टर्स आर नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट्स and their resistance decreases as the increase in temperature, और ये टेम्परेचर कंट्रोलिंग सर्किट्स में यूज होता है। ठीक हो गया। एंड सिंबल्स मैंने आपको पहले ही दिखा दिए हुए थे। एंड फिर हमारे पास आता है LDR। इट्स ऑल्सो अ टाइप ऑफ रेजिस्टर, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। इसकी भी इंटेंसिटी ऑफ लाइट के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है, proportional to resistance. As light intensity increases, resistance would decrease, and now more current would flow. अच्छा, एक और बड़े मजे का कॉन्सेप्ट था, उसमें आपने हमेशा याद रखना है, हमेशा 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 हमेशा, कि रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल ड्रॉप इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, एंड रेजिस्टेंस एंड करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ेगा एंड करंट ऑटोमेटिकली डिक्रीज करेगा। सो इफ रेजिस्ट अगर हमारे पास कोई ऐसा सर्किट बना हुआ है, आगे ना दो टाइप्स हमने सर्किट्स पढ़ने हैं, एक पोटेंशियल डिवाइडर, इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। पोटेंशियल डिवाइडर एज द नेम इज इंडिकेटिंग कि वो वोल्टेज को क्या करेगा, डिवाइड करेगा अक्रॉस द सर्किट। तो आप फॉर एग्जांपल मैं इसके अक्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसकी रेजिस्टेंस R2 है, इसकी रेजिस्टेंस R1 है, ये Vin है, ये इसके क्रॉस जो है वो V आउट है। तो पोटेंशियल डिवाइडर का सर्किट का काम क्या होता है कि 12 वोल्ट की वोल्टेज दी हुई है एंड इसको सिर्फ 3 वोल्ट चाहिए, इसको चाहिए हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 9 वोल्ट्स। तो हम इस तरह सर्किट डिजाइन करते हैं कि हम दो रेजिस्टेंसेस को सीरीज में अटैच करते हैं इन अ वे, और वहां से एक के क्रॉस वो, तो ये पोटेंशियल डिवाइड करने के लिए सर्किट के, अगर हमें बैक से कंप्लीट वोल्टेज आ रही है लेकिन डिफरेंट कंपोनेंट्स से डिफरेंट वोल्टेजेस रिक्वायर्ड है, तो हम पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट ऐसे डिजाइन करते हैं। अब जिसके अक्रॉस हमने वोल्टेज फाइंड आउट करनी है, उसकी रेजिस्टेंस ऊपर आती है, नीचे टोटल रेजिस्टेंस, सम ऑफ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट आएगी इनटू वी एन इज इक्वल्स टू वी आउट। अगर फॉर एग्जांपल हमें R1 के अक्रॉस फाइंड आउट करना होता, तो हम क्या फॉर्मूला लिखते हैं, R1/R1 प्लस R2 इंटू वी एन। ये है पोटेंशियल डिवाइडर के फॉर्मूलाज। अब इसमें कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट आ सकता है हमारे पास, वो हम लोग अभी आगे जाके करेंगे कि रेजिस्टेंस सीरीज में हो या पैरेलल में हो, तो कैसे उसको जो है हम लोगों ने वो करना होता है। देन हमारे पास रेजिस्टेंस का एक और वे होता है जिसमें हम लोग उसको कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टर। वेरिएबल रेजिस्टर का सर्किट समा हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। अभी जो इतना सा पोर्शन है इसकी रेजिस्टेंस आ रहा है, फुल पोर्शन की रेजिस्टेंस जो है वो कैपिटल आ रहा है। जब हम इस पॉइंटर को इस तरफ मूव करेंगे, इवेंचुअली R would become equals to capital R, ठीक है। At that movement, bulb will light up with maximum brightness. अब नॉर्मली होता क्या है, हमें पता है कि जब हम
पॉइंटर को इस तरफ मूव करेंगे तो क्लियरली रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ रही है, सो ब्राइटनेस तो ऑटोमेटिकली क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए। बट हाउ इज इट पॉसिबल कि ब्राइटनेस इज नाउ इंक्रीजिंग? वो हमें उसका फॉर्मूला जस्टिफाई करता है। इसके क्रॉस जो आउटपुट है वो वी आउट है, ये वी इन है। इसका फॉर्मूला होता है स्मॉल आर ओवर कैपिटल आर इंटू वी इन। सो व्हेन आर वुड बिकम इक्वल्स टू कैपिटल आर, तो ये दोनों कैंसिल आउट होकर वी आउट किसके इक्वल हो जाएगा, वी इन के। ठीक है, which means कि as the value of R would increase, brightness of the bulb would also increase। या brightness करना है या voltage करना है, किसी भी तरीके से वो जो है either way में वो जो है उसकी value accordingly जो है वो increase करेगी। So that's variable resistor, that's potential divider and everything about resistance। Now the next topic that we'll study, और आपने मुझे खुद याद कराना नेक्स्ट में, हमने डिस्कस करने रिलेज कैसे वर्कआउट करते हैं। रिलेज बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विचेस होते हैं which works लो इनपुट करंट के अगेंस्ट हाई आउटपुट सर्किट्स ऑन करता है, करंट सर्किट्स को ऑन करता है। यानी जो हमें पता है जो फ्लेम फायर डिटेक्टर्स होते हैं वो तो छोटे से होते हैं ना, बट वो पूरी बिल्डिंग का वाटर ऑन कर सकते हैं। उनमें बेसिकली रिलेज अटैच्ड होते हैं जो लो इनपुट करंट के अगेंस्ट हाई आउटपुट करंट सर्किट्स को ऑन करते हैं। रिलेज पढ़ने हैं हम लोगों ने, डायोड्स की वर्किंग पढ़नी है कि हाउ डायोड्स जो हैं वो अलाउ करते हैं टू पास करंट ओनली इन वन डायरेक्शन हमारे पास। बाकी थर्मिस्टर्स हमने पढ़ ली, वेरिएबल रेजिस्टर पढ़ लिया, पोटेंशियल डिवाइडर्स पढ़ लिया, इन सब की वर्किंग पढ़ ली हम लोगों ने, उनके रेस्पेक्टिव फार्मूलाज पढ़ लिए। एंड जो थर्ड थिंग हम लोगों ने डिस्कस करनी है वो ये करनी है सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टेंस, हाउ डू दे बिहेव। और हाँ, एक छोटा सा काम है, अगर बैटरी सीरीज में अटैच्ड होती हैं तो उनकी टोटल वोल्टेज आपस में क्या होती है, एडअप होती हैं। सपोज अगर ईच वन सेल इज 2 वोल्ट, तो टोटल कितने वोल्ट्स बन जाएंगे, 6 वोल्ट्स, कॉल्ड 3 सेल्स हैं। अगर बैटरीज पैरेलल में अटैच्ड होती हैं तो टोटल वोल्टेज क्या रहती है, इट वुड रिमेन सेम। बस इसका बेनिफिट ये है कि अगर कोई एक बैटरी भी मॉल फंक्शन कर जाती है तो पूरा सर्किट स्विच ऑफ नहीं होगा। लेकिन इसमें अगर कोई एक भी बैटरी भी माल फंक्शन कर जाती है तो पूरा सर्किट जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, स्विच ऑफ हो जाएगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर हम रेजिस्टेंस की सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो सीरीज में रेजिस्टेंस जो है वो टोटल एडअप होती है, उनका करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस जो होता है वो सेम होता है, एंड वोल्टेज एडअप होती है, और उसका सर्किट शो करते हैं ऐसे, ये R1, R2 एंड R3। एंड कीप इन माइंड कि हम जब सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यूज कैलकुलेट कर रहे होते हैं सर्किट के अंदर, तो जो सीरीज रेजिस्टेंस की टोटल रेजिस्टेंस निकलती है, इट्स ऑलवेज बिगर देन द इंडिविजुअल रेजिस्टर। फॉर एग्जाम्पल, अगर ईच रेजिस्टेंस इज ऑफ 2 ओम, ये 3 की है, ये 5 ओम की है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी निकलेगी, 10 ओम की। 10 ओम इज बिगर देन द इंडिविजुअल रेजिस्टर। ठीक है, ये इंडिकेशन होती है अपना फाइनल की करेक्शन चेक करने के लिए। आंसर में हमने देखना है कि हमारा जो आंसर निकला है वेदर इट इज बिगर देन ईच ऑफ द रेजिस्टर या स्मॉलर आ रहा है। अब इसमें करंट क्यों सेम रहता है, क्योंकि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपने यहाँ से दिए होंगे वो सारे इनके क्रॉस पास आउट करेंगे, सो दैट्स व्हाई करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज सेम, बट एनर्जी अक्रॉस ईच रेजिस्टर जो है वो वेरी करेगी डिपेंडिंग अपॉन के जिसकी रेजिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी उसका पोटेंशियल ड्रॉप उतना ज्यादा आएगा। ओके, Okay. एंड अगर हम लोग अटैच करते हैं रेजिस्टेंस को लाइक दिस इन पैरेलल, तो उसका फॉर्मूला होता है 1/RT इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। इसकी जो टोटल रेजिस्टेंस का आंसर होता है दैट इज लेस देन द इंडिविजुअल रेजिस्टर। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसकी टोटल रेजिस्टेंस निकालता हूँ,
This is 2, 1 and 2. So 1/2 plus 1/1 plus 1/2. तो क्या बन जाएगा मेरे पास? ठीक है, RT किसके इक्वल आ जाएगा? 2/4 के, और आंसर क्या आ जाएगा? 1/2 which is 0.5. अब now 0.5 is less than each of the resistor. That indicates कि मेरा आंसर जो है वो करेक्ट है. So पैरेलल रेजिस्टेंस हमेशा मिनिमम होती है. मेरे पैरेलल सर्किट्स में हमेशा रेजिस्टेंस मिनिमम होती है, सीरीज में हमेशा क्या होती है? मैक्सिमम. अब इसकी बाकी प्रॉपर्टीज वेरी करती हैं. इसमें करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टर डिफरेंट होता है, एंड वोल्टेज जो होती है वो अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस क्या होती है? सेम होती है. Now you have to keep all these points in your mind so that कि जब रेजिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आए तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सको. एंड एक और चीज, इफ एरिया ऑफ रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट तो लेंथ एंड रेजिस्टेंस आपस में क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. हम फॉर्मूला R1/R2 इज इक्वल्स टू L1/L2 यूज कर सकते हैं in order to find the resistance if only the lengths of the resistors are given in a circuit. Okay? Okay.